बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक पेपर दिख रहा है, नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है। तो जिनका अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है, ये पेपर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सब पेपर है, जिसमें आपका नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों कवर होने वाले हैं। टोटल यहाँ पर इस पेपर में 100 क्वेश्चन हैं। और जो भी लोग, एक और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है आज की, जो भी लोग फ्लिपकार्ट के थ्रू बुक ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी लोग फ्लिपकार्ट के थ्रू बुक ऑर्डर कर रहे हैं या फिर जिन भी लोगों ने अभी तक बुक ऑर्डर कर ली है, उनके लिए मेरी तरफ से है जो एज अ गिफ्ट के तौर पे, जिन भी लोगों ने अभी तक बुक ऑर्डर की है उनके लिए आपको बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। आज की क्लास में हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन पेपर की। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पेपर मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल एंड नर्सेस अप की बुक है, लिमिटेड ऑफर के लिए आपको लिमिटेड कॉपीज़ हैं जो बची हुई हैं। तो जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक और सबसे अच्छा मौका ये है कि जो भी लोग फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर कर रहे हैं या जिन्होंने बुक ऑर्डर कर ली है, तो जिन्होंने भी बुक ऑर्डर कर ली है फ्लिपकार्ट से, और जो भी लोग रेटिंग दे रहे हैं, जो भी लोग स्पेशली बुक पर रेटिंग दे रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट अवेलेबल है। तो आप जब रेटिंग देते हैं फ्लिपकार्ट पर, आपको करना कुछ नहीं है कि जब आपने फ्लिपकार्ट पर रेटिंग दी तो आफ्टर दैट आपको उसका स्क्रीनशॉट बस मुझे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे मुझे भेजना होगा, और जो भी गिफ्ट होगा आपको सरप्राइज़ गिफ्ट आपके लिए भेजा जाएगा। वो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेट करता हुआ ही होगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल करवाया जाएगा। या फिर जो भी लोग बुक यदि डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो उनके लिए भी गिफ्ट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ दी ये जो ऑफ़र है फ्लिपकार्ट वालों के लिए, तो जो भी लोग फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर करते हैं और जो भी लोग रेटिंग देते हैं, आफ्टर द रेटिंग आपको ओनली मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट बस भेजना है और आपका जो भी गिफ्ट है आपको भेज दिया जाएगा। चलिए, तो आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, और जिनका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये पेपर है जो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये देखिए हम यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेट बी है यहाँ पर है आपके लिए, सेट ए भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि रैमसे स्केल क्या है, रैमसे स्केल इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो रैमसे स्केल है किसके लिए यूज़ की जाती है, एनजीएस पेशेंट के लिए, सेडेशन वाले के लिए, अराउजल या फिर पेन के लिए। रैमसे स्केल ये क्वेश्चन आपको जिनका रेलवे में एग्ज़ाम है उनके लिए भी पूछा जा सकता है। तो जो रैमसे स्केल है ये यूज़ की जाती है सेडेशन लेवल चेक करने के लिए। रैमसे स्केल किसके लिए, सेडेशन के लिए है जो चेक यूज़ की जाती है। रैमसे स्केल का जो डेवलपमेंट रैमसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही किया था 1974 में। स्पेशली इसका यूज़ एडल्ट्स में किया जाता है। याद रखें, सेडेशन में एडल्ट्स के लिए इसका यूज़ है जो किया जाएगा। पता करने के लिए यहाँ पर जो सेडेशन में क्या होता है, आप हाफ नींद और जो हाफ कॉन्शियस माइंड में रहेंगे वही यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसके लिए, एडल्ट में रैमसे स्केल यूज़ होती है, इसका इस्तेमाल है जो बच्चों में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ सभी रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक को छोड़कर। मोरो रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, पैरासूट रिफ्लेक्स या फिर पाल्मर रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्स कब प्रेजेंट होते हैं, जन्म के समय पर, लेकिन किसी एक को छोड़कर। आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए कि कौन सा रिफ्लेक्स है जो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मोरो, सकिंग मतलब जब बच्चा फीड करते हैं उस टाइम का, पामर, तो ये सब रहेंगे। लेकिन जो पैरासूट रिफ्लेक्स है जनरली बच्चों में डेवलप होता है कब, जब बच्चे, पोस्टरल रिफ्लेक्स के तौर पे भी आप इसको जान सकते हैं, जब बच्चे की उम्र आफ्टर द 8 मंथ से ज़्यादा की हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टार्ट कब होते हैं, 8 to 9 मंथ की उम्र के बाद। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ का पूछा है कि सब है किसी एक को छोड़कर, तो क्या होगा, पैरासूट रिफ्लेक्सेस।
नेक्स्ट वन, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। एक और आपके लिए आज गुड न्यूज़ है कि जिनका भी नॉरसेट के लिए पेपर होने वाला है उनके लिए सभी नॉरसेट प्लस एम्स के पेपर हैं जो अवेलेबल हैं इतने कम अमाउंट में। तो यहाँ पे अमाउंट स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इतने कम अमाउंट में आपको ऑल इंडिया एम्स के पेपर्स में भी आपको 15-16 से ज़्यादा पेपर्स होंगे। साथ में यहाँ पे आपको नॉरसेट का पेपर्स भी अवेलेबल होगा। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है आफ्टर 14 डेज बाद, तो उनके लिए पेपर बहुत हेल्पफुल होंगे, स्पेशली जो प्री लिखने वाले हों। प्री के बाद आपका मेंस का अलग से एग्ज़ाम होता है, तो आपके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेपर्स को ले सकते हैं। तो जो पार्कलैंड फार्मूला है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबको पता है कि बर्न पेशेंट में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा करेक्ट? फर्स्ट में 4 ml इंटू BSA मतलब बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, या फिर 3 ml, 2 ml या 1 ml, क्या यहाँ पर करेक्ट है जो होगा आपका? पार्कलैंड फार्मूला में जो फ्लूइड यहाँ पे क्या करना होता है, ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। क्या है? जो फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है पार्कलैंड फार्मूला में, तो यहाँ पे क्या होता है 4 ml पर kg पर परसेंट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4 ml से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका यही होगा करेक्ट। क्या होता है 4 ml पर kg पर परसेंट, kg परसेंट। यहाँ पर कितने परसेंट बॉडी बर्न हुई है? जो TBSA, जो BSA है मतलब TBSA टोटल बॉडी सरफेस एरिया। क्या है? टोटल बॉडी सरफेस एरिया। और यहाँ पर वेट, क्या है आपका वेट होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो रिंगर लैक्टेट यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी केस में क्या किया जाता है? एडमिनिस्टर किया जाता है। पूछा जा सकता है RL 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस, यहाँ पे ऐड नहीं है, मैंने ऐड कर दिया। टोटल बॉडी परसेंटेज है जो यहाँ पर TBSA भी लिख के आ सकता है इंटू वेट। वेट किस में? किलोग्राम में पूछेंगे आपसे, किसमें? kg में। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट वन, टॉक्सिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन में कॉज अ क्लाइंट टू सी अ ग्रीन हैलो अराउंड स्लाइड। तो कौन सी मेडिकेशन लेने के बाद पेशेंट को ग्रीन हैलो, जो लाइट के चारों तरफ है जो हरा हरा देखने को मिलेगा, वो किस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से होगा? डिगॉक्सिन के, फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलोल या फिर एनाल्प्रिल, किसके कारण एक कंडीशन डेवलप हो सकती है? ग्रीन हैलो अराउंड द लाइट्स। ये होगा जनरली किसके कारण? डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के कारण। यदि डिगॉक्सिन जो कि डिजिटालिस एजेंट है, जब भी हार्ट रेट बिलो 60 हो, क्या हो? बिलो 60 हो, तो यहाँ पे डिगॉक्सिन नहीं देते हैं हम। पल्स रेट और हार्ट रेट कितनी हो? बिलो 60 है तो नहीं दी जाती है। अब यदि डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो रिंगिंग सेंसेशन कान में फील होगा आपको, आँखों से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर यदि आँखों से दिखाई भी दे रहा है तो ग्रीन हैलो जो लाइट के चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो होगा किसके कारण? डिगॉक्सिन के कारण। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। तो कौन सा जो देश की बॉर्डर है भारत की बॉर्डर से सबसे लंबी दूरी तक शेयर करेगी? चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल? कौन से देश की बॉर्डर सबसे ज़्यादा लंबी है? तो वो है बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। नाउअडेज बांग्लादेश से यदि क्वेश्चन आपको आए तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं हसीना, वो अभी इंडिया आई हुई थी बीच में, तो वहाँ से जो भी उपद्रव वहाँ पे हुए उससे रिलेट करते क्वेश्चन आपको एक आध आ सकता है। नेक्स्ट वन, ऑल आर फीचर्स इंडिकेटिव फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ अ न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के सभी लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग आवर्स ऑफ एज, इट फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ, इट पीक्स बाय 3rd डे ऑफ लाइफ, या फिर इट अपीयर्स अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। तो सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जनरली जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होगा? RBC। पहले तो माँ के सर्कुलेशन से बच्चे को ब्लड की सप्लाई होती गई। जब बच्चा होता है तो जो RBC का इतने फास्ट तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है उसी के कारण बच्चे को जॉइंटिस होता है। अब यहाँ पर जॉइंटिस जो फिजियोलॉजी, एक होता है पैथोलॉजिकल मतलब इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को उसके कारण,
जो कि एज सून एज आफ्टर बर्थ के विजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि फिजियोलॉजिकल की बात करें हम, तो यहाँ पर 7वें दिन तो ये अपने आप चला जाएगा और बच्चे की उम्र के 24 घंटे के बाद ही ये देखने को मिलेगा, इनिशियल टाइम में नहीं होगा। 3rd डे में पीक पे पहुँचेगा, 7वें दिन या 10वें दिन तक ये अपने आप फेड अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिफोर अटेनिंग आवर ऑफ एज, मतलब जन्म के पहले ही ये होते आ रहा है, मतलब जैसे ही बच्चा हुआ और हो गया, तो ये नहीं, ये होगा पैथोलॉजिकल के कारण। किसके कारण? तो ये होगा पैथोलॉजिकल के कारण। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हेन द पेशेंट वॉमिट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट। यदि पेशेंट वॉमिट कर रहा है तो यहाँ पर आपका नर्सिंग एक्शन है जो क्या होगा? रप्चर ऑफ सूचर लाइन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डिहाइड्रेशन या फिर एस्पिरेशन। क्या होगा यहाँ पर आपका? क्या होगी? वॉमिटिंग होगी या डायरिया वगैरह होगा। तो आपकी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें पेशेंट को डिहाइड्रेट होने से क्या करना है? प्रिवेंट करना है। किससे? डिहाइड्रेशन से यहाँ पे आपको प्रिवेंट करना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस से क्वेश्चन है कि जब कोई मैसेज आपका रिसीव कर ले, रिसीव करने के बाद आफ्टर दैट आप सेंडर जिसने आपको मैसेज भेजा है, लेट्स से मैंने आपको हेलो भेजा, आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया, देन अगेन मैंने आपको कुछ जो कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू बोला, तो वो क्या कहलाएगा आपका? मैसेज, कॉन्टेक्स्ट, फीडबैक या फिर स्टिमुलस। क्या कहलाएगा? ये कहलाता है क्या? फीडबैक। क्या होगा? फीडबैक। नेक्स्ट वन, फ्लूइड ओवरलोड ऑफ अ पेशेंट कॉसेस। तो फ्लूइड ओवरलोड के कारण मरीज को क्या हो सकता है? एंजियोएडिमा, पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा या फिर एनासार्का। क्या डेवलप होने के चांसेस होंगे यदि फ्लूइड ओवरलोड हो जाए? तब क्या है? फ्लूइड ओवरलोड होता है तो यहाँ पर क्या होने के चांसेस हो सकते हैं? फ्लूइड ओवरलोड जिसको हम क्या कह सकते हैं? हाइपरवोलेमिया। क्या कहेंगे? हाइपरवोलेमिया। तो यहाँ पर हाइपरवोलेमिया फ्लूइड ओवरलोड होता है तो पर्सन को पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस होंगे। किसके? पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस होंगे पर्सन के लिए, मतलब कि लंग्स में फ्लूइड भरना स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन, फाइंड द वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड लायन एंड टाइगर। तो यहाँ पर लायन और टाइगर दिए गए हैं। अब यहाँ पे इनके लिए एक वर्ड बताना है कि ये कार्निवोर है, इंसेक्टिवोर है, हर्बीवोर है कि ओमनिवोर है। क्या है? क्या है? और हम क्या हैं? इंसान क्या है और ये यहाँ पर जो बताए गए हैं ये क्या है? तो ये यहाँ पर जो बताए गए हैं लायन और टाइगर, ये हरी घास फूस तो खाते नहीं है, सबको पता है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्या? कार्निवोर, जो कि एनिमल्स को ही खाएंगे। कार्निवोर का मतलब होता है एनिमल्स को खाने वाले, वो क्या होंगे? कार्निवोर। इंसेक्टिवोर, जो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, जैसे मेंढक वगैरह हो गए। अब यहाँ पर आता है हर्बीवोर। हर्बीवोर में आपका आ जाएगा रैबिट, गॉट, हॉर्स, काऊ, डियर, ये सब होंगे यदि पूछ लें आपको तो। ओमनिवोर में क्या होते हैं कि जो प्लांट्स भी खा लेंगे और एनिमल्स को भी खा लेंगे, जैसे फॉक्स हो गया, भालू हो गया आपका। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ओमनिवोर। तो याद रखना आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्पेशली रेलवे एग्जाम में आते हैं। तो यदि ओमनिवोर पूछें तो जो दोनों को खा लेंगे, घास फूस भी खा लेंगे और एनिमल्स को भी खा लेंगे। कार्निवोर पूछें तो ओनली एनिमल्स को खाएंगे जो मांस खाते हैं। अब यहाँ पर हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब कि जो हरी चीज़ों को बस खाते हैं। हर से याद रखना है ग्रीनरी, मतलब पत्ते, ओनली वेजिटेरियन टाइप। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है नर्सिंग में कि जो ब्रेस्ट मिल्क को यदि एक्सप्रेस करके रखा जाए तो कितने घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है आपका 4 घंटे के लिए। बस कितना? ओनली फॉर 4 आवर। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का मेन रीज़न क्या है? कई बार पढ़ा है हमने। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जिन लोग को लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में इतने ईजी आते हैं या नहीं आते हैं, तो मैं बता दूँ कि
कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और ये ऑफिशियल पेपर ही है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। पीपीएच का मेन रीजन पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके 500 ml, यदि नॉर्मल वेजाइन डिलीवरी है तो मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है क्या, पोस्टपार्टम हेमरेज। आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक का जो ड्यूरेशन है तो क्या कहलाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज, यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा के कुछ बिट्स, कुछ पार्ट अंदर ही यूट्रस में रह गए हों। पुअर मैटरनल एफर्ट का मतलब है कि जो पुशिंग टाइम होता है वो माँ के अंदर उतनी क्षमता ना बची हो। अटोनिक यूट्रस का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन आते जाएंगे यदि तो जो भी अंदर मटेरियल है वो बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर यूट्रस की जो टोन है वो खो जाए तो वो भी हो सकता है। लैक ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, मतलब जहाँ पे आपकी डिलीवरी हो रही है वहाँ पे उतनी प्रॉपर सुविधाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अटेंडर है आपके प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। लेकिन पीपीएच के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है वो होती है टोनोसिटी ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो मसल टोन है या तो वीक हो गई है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, तब यहाँ पर दिया जाता है ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर ऑक्सीटोसिन। क्या दिया जाएगा, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है कि यूट्रस में भाई प्रॉपर से कॉन्ट्रैक्शन हो, पीपीएच की कंडीशन को मैनेज किया जाए। तो यहाँ पर पीपीएच का मेन रीजन क्या होता है, अटोनोसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द पेशेंट वाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब। यदि पेशेंट की चेस्ट ट्यूब रिमूव की जानी है तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, डीप ब्रीथ, एक्सेल एंड बियर डाउन, होल्ड ब्रीथ, परफॉर्म पर्स लिप ब्रीदिंग, लाई डाउन कामली। क्या यहाँ पे किया जाएगा, क्या यहाँ पे है जो किया जाएगा, यदि मरीज की चेस्ट ट्यूब को क्या करना है, रिमूव किया जाना है तब। तो यदि किसी पेशेंट की चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया जाना है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए अपना आंसर। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन की चेस्ट ट्यूब क्या किया जाना है, रिमूव किया जाना है, तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सेल कीजिए और बियर डाउन, तो रोक के रखिए। तो यहाँ पर एक क्या है, चेस्ट ट्यूब रिमूव करने के दौरान इंस्ट्रक्शन मरीज को दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। यहाँ पे आपको ऑप्शन में स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, रेट रेशियो प्रोपोर्शन, इंसिडेंस प्रेवलेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ डिसीज। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट। ये आपका ट्रायंगल हो गया एपिडेमियोलॉजिकल का, तो यहाँ पे आपका एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। क्लियर है, बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके गार्जियन कौन है, ऑप्शन में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है यहाँ पर, तो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन कि किसने कहा था कि मैन है जो सोशल एनिमल है, मैन इज अ सोशल एनिमल, हु सेड सो, कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल, फोटो या फिर कार्नेट। किसने कहा था ये, तो ये कहा था भाई एरिस्टोटल ने कि जो ह्यूमन है, मैन है, क्या है, सोशल एनिमल है। नेक्स्ट वन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है, फीलिंग ऑफ वरी, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, ईचिंग या फिर नोजिया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जर्व कर रहे हैं आप जो भी चीज़ें, क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप जो भी चीज़ें। तो जो चिंता हो रही है तो वो पेशेंट को होगी, वो बताएगा, खुजली होगी तो वो बताएगा, नोजिया हो रहा है मतलब फीलिंग वॉमिटिंग काइंड ऑफ फील कर रहा है तो वो ये चीज़ें बताएगा, वो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन स्किन का कलर जो बदल रहा है वो आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट वन, पैलिएटिव सर्जरी इज डन। तो पैलिएटिव सर्जरी किसके लिए की जाती है, टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्सेप्ट, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, टू कन्फर्म द डायग्नोसिस या फिर टू रिमूव द डिसीजेज। किसके लिए किया जाएगा ये,
तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलनेस को कम करने के लिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, ना डायग्नोस के लिए, ना डिसीज़ को रिमूव करने के लिए किया जाता है कि डिसीज़ की जो इंटेंसिटी है, किसी भी बीमारी की जो इंटेंसिटी है इलनेस की, उसको कम करना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? किल्ड वैक्सीन, ह्यूमन एंड एनिमल सेरा, टॉक्सॉइड या फिर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्या यूज़ किया जाएगा? तो यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए जो यूज़ होगा वो क्या होगा? ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। नेक्स्ट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्सिएटेड इज। तो यहाँ पर सिनोनिम्स क्या होगा कॉन्सिएटेड का? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में स्पेशली रेलवे में एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स का मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, मतलब इससे मिलता जुलता हुआ शब्द। तो यहाँ पर कॉन्सिएटेड क्या है? कॉन्सिएटेड का मतलब होता है एक प्राउड फील करना। क्या करना? जस्ट लाइक किसी भी चीज़ के ऊपर आपको गर्व होना, वो कहलाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? प्राउड, काइंड ऑफ प्राउड फीलिंग। कॉन्सिएटेड का मतलब क्या होता है? प्राउड फीलिंग। नेक्स्ट वन, while instilling ear drops the ear canal of an adult is stunted by the putting the pinna। ये देखिए, कान में यदि मेडिकेशन आप डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्टिलेशन। दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, कान में मेडिकेशन डालने को क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे हम? ड्रॉप डाल रहे हैं आप, ईयर ड्रॉप, उसको कहते हैं इंस्टिलेशन। अब यहाँ पर एडल्ट में कहा गया है कि मेडिकेशन जब आप इंस्टिल कर रहे हैं, पिन्ना को किस तरीके से पकड़ेंगे? डाउन एंड बैकवर्ड, अप एंड बैकवर्ड, स्ट्रेट डाउन या फिर स्ट्रेट बैक, किस तरीके से आप पिन्ना को होल्ड करेंगे? तो यदि जब भी बच्चों की बात करें, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस में पूछें तो हमेशा आपको क्या कहना है? अप एंड बैक। क्या कहना है? बच्चों में कहें तो अप एंड बैक, यू भी याद रखें, सिंपली अप एंड बैक। यदि बच्चों में बात कर रहे हैं तो आपको क्या कहना है? डाउन एंड बैक, पहले नीचे को खींचना है फिर ऊपर को खींचना है। लेकिन जब बड़ों में यदि आप मेडिकेशन इंस्टिल कर रहे हैं तब आपको क्या करना होगा? पहले अप एंड देन आफ्टर द बैक। सॉरी फॉर दैट, आपका जो आंसर होगा वो होगा अप एंड बैक फॉर एडल्ट। यदि बच्चों में बात करें हम तो वो होगा डाउन एंड बैक। याद रखें, आपको ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ इसका रीज़न क्या होता है कि जो बच्चों में ईयर डेवलपमेंट होता है वही यहाँ पर ईयर कैनाल उतना बनी तो पूरी प्रॉपर रहेगी, लेकिन जो डेवलपमेंट के कारण यहाँ पे इस तरीके से होल्ड किया जाता है। मोस्ट ऑफ दी 6 से 7 साल तक के बच्चों का यदि पूछें तो सेम यहाँ पे यूज़ करना है। बच्चों में पहले नीचे की तरफ पिन्ना खींचना है, देन आफ्टर पीछे की तरफ, लेकिन एडल्ट्स में पहले अप एंड देन बैक, क्योंकि इनमें ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका होता है इसलिए। नेक्स्ट वन है डू नो हार्म इज विच एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें किसी को हार्म नहीं पहुँचाना है? वेरासिटी, बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस या फिर जस्टिस, क्या कहलाएगा? डू नो हार्म मतलब ये होता है नॉन मालफिशियंस, किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो वो मालफिशियंस, और यदि किसी को नहीं पहुँचा रहे हैं तो वो क्या होगा? नॉन मालफिशियंस। नेक्स्ट वन, is an elevation of skin filled with fluid and is less than 1 centimeter in diameter। तो यहाँ पर यहाँ आपको टर्म बताना है कि वो क्या कहलाएगा कि स्किन के अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा, वो लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा और स्किन उठी उठी दिखेगी, वो क्या है? व्हील, वेसिकल, पेप्यूल या फिर मैक्यूल, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है, बहुत ही सिंपल है, क्या है? वेसिकल। क्या होगा? वेसिकल। यहाँ पर दो और ऑप्शन है, क्या है? पेप्यूल एंड मैक्यूल। क्या है? पेप्यूल, पेप्यूल एंड मैक्यूल। पेप्यूल में होता क्या है कि स्मॉल होंगे, बम्प होगा स्किन पर, लेकिन इनमें है जो फ्लूइड वगैरह है जो उतना नहीं होगा, ये सॉलिड होते हैं। कैसे होंगे? सॉलिड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर जो एक और टर्म है, तो पेप्यूल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, उनमें फ्लूइड नहीं होगा। और यदि वेसिकल की बात करें हम तो इसमें क्या होगा? फ्लूइड होगा।
मैक्यूल का मतलब होता है स्किन का डिस्कलरेशन। क्या होगा? स्किन का डिस्कलरेशन होना। याद रखें, पेप्यूल में सॉलिड स्किन बम्प होगा, मैक्यूल में स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, कलर चेंज होगा स्किन का। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो बच्चों में सभी विटामिन की कमी के कारण होने वाली समस्याएं हैं, किसी एक को छोड़कर। रिकेट्स या फिर विटामिन डी की कमी से होगा, सिंपल ग्वाइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर बाइटॉट स्पॉट। कौन सा है जो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण नहीं होगा बच्चों में? रिकेट्स, सिंपल ग्वाइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर बाइटॉट स्पॉट, क्या नहीं होगा? तो रिकेट्स विटामिन डी से होगा, बाइटॉट स्पॉट होगा एक ही कमी से। यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बच्चों में रेयरली है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। रेड ब्लड सेल का एक तरीके का डिफेक्ट भी है। क्या है? रेड ब्लड सेल का एक डिफेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर विटामिन डेफिशिएंसी का पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो होगा ग्वाइटर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कभी कभी B12 की कमी के कारण हो जाता है, B12 की कमी से, लेकिन सिंपल ग्वाइटर है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा, तो विटामिन में कंसीडर आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट वन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए 25th का। अगले क्वेश्चन में आपको WHO ORS पैकेट कंटेंट दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो ORS है उसमें सब कुछ है, किसी एक को छोड़कर। सोडियम क्लोराइड मतलब यहाँ पर NaCl, पोटेशियम क्लोराइड दैट मीन्स KCl, सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है जो नहीं होगा? तो वो होगा यहाँ पर आपका NaCl होगा, KCl होगा, सोडियम सिट्रेट होगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे नहीं होगा। WHO का जो ORS एसिड है इसमें KCl है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट्स कंडीशन इज बिकमिंग स्टेबलाइज्ड आफ्टर एन एपिसोड ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड डेलीरियम ड्यूरिंग द इनिशियल रिकवरी पीरियड द नर्स शुड assess the client for which psychosocial health problem। क्लाइंट की कंडीशन के बारे में बात की जा रही है कि उसको क्या हो रहा है? सब्सटेंस इंड्यूस्ड डेलीरियम। क्या है? सब्सटेंस इंड्यूस्ड डेलीरियम है। तो ड्यूरिंग द इनिशियल रिकवरी पीरियड मतलब जो इनिशियल टाइम है रिकवरी का, तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको किस प्रॉब्लम के लिए आपको उसको चेक करना है? फ्लैशबैक के लिए, डिप्रेशन के लिए, नाइटमेयर या डिसोसिएशन के लिए, किस चीज़ के लिए एज अ नर्स है जो आप चेक करेंगे? यदि किसी पर्सन को सब्सटेंस इंड्यूस्ड डेलीरियम हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कुछ या तो ड्रग्स वगैरह लिया है या कुछ और लिया है, तो उसके कारण उसको क्या हुआ था? डेलीरियम की कंडीशन डेवलप हुई थी। अब यहाँ पर लेकिन रिकवरी पीरियड में तो एज अ नर्स आप उसमें डिप्रेशन के साइन को चेक करेंगे, फ्लैशबैक को नहीं। यहाँ पे आपकी जो सबसे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्की सिचुएशन होगी इस पेशेंट में, वो होगी डिप्रेशन के लिए। तो आप किसको चेक करेंगे? डिप्रेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज अ 56-year-old client with heart failure is allergic to sulfa-based medication. Which type of diuretic should be avoided? तो यदि किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हुई थी, तो अब उसको एलर्जी है सल्फा बेस्ड मेडिकेशन के लिए। किसके लिए? सल्फा बेस्ड मेडिकेशन के लिए। तो यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन है जो सल्फा बेस्ड मेडिकेशन जो पेशेंट को हम नहीं देंगे? ऑस्मोटिक डायरेटिक, क्या है? ऑस्मोटिक डायरेटिक, या फिर थियाजाइड एंड थियाजाइड लाइक डायरेटिक, क्या है? थियाजाइड लाइक डायरेटिक, या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स या फिर लूप डायरेटिक्स। तो यहाँ पर जो थियाजाइड डायरेटिक्स हैं, क्या है? थियाजाइड डायरेटिक्स जो मेडिकेशन है, इनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, इनको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। क्या है? जो थियाजाइड डायरेटिक्स मेडिकेशन है, इनको यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा।
नेक्स्ट वन इज ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ। तो ब्रेडन स्केल का सबको पता है किसके लिए यूज होती है डेक्यूबिटस अल्सर के लिए। किसके लिए? डेक्यूबिटस अल्सर के लिए यहाँ पे, या फिर बेड सोर्स के लिए इनका इस्तेमाल, या प्रेशर सोर के लिए कितनी इंटेंसिटी से क्या हो रहा है उसके लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट वन, आई ब्रॉट ऑरेंज गैप 15 पर अ डोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4/8/2। क्या यहाँ पे आप यूज़ करेंगे? तो होगा यहाँ पर आपका फॉर। क्या होगा? फॉर। आई वॉट ऑरेंज फॉर 15 पर अ डोजन। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड। तो भारत में यहाँ पर ऑल वर्ल्ड की बात की गई है कि जो पहला पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 या फिर नवंबर 1996 में। कब यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था पहली बार? तो ये हुआ था दिसंबर 1995 में। फर्स्ट राउंड है जो पल्स पोलियो का स्टार्ट किया गया था। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट यदि पूछें तो कब से शुरू हुआ था? दिसंबर 1995 से। नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉमन लोकेशन फॉर क्रॉन्स डिसीज। क्रॉन्स डिसीज में एक तरीके से इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में पैचेस पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्रॉन्स डिसीज में जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा? टर्मिनल इलियम, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग या फिर ट्रांसवर्स कोलोन। शुरुआत यहाँ पर होती है कहाँ से? और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्टिंग पार्ट है तो यहाँ पे क्रॉन्स डिसीज में आपकी इंटेस्टाइन में एक तरीके से इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, पैचेस पड़ना, वो है तो ये होता है टर्मिनल इलियम से। कहाँ से? टर्मिनल इलियम से। नेक्स्ट वन, which of the following terms applies to the tiny blanched slightly raised end arterioles found on the face, neck, arms and chest during the pregnancy। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कहा है कि टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे, ब्लेंच्ड स्लाइटली रेज्ड एंड आर्ट्रियोल्स हो रहे हैं जो फेस पर, नेक पर, आर्म्स पर और चेस्ट पर हो रहे हैं। कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज। तो ये क्या कहलाएंगे? इनके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? ये कहलाते हैं जनरली टेलेंजिएक्टेसिस। ये यहाँ पे आपके स्टीरिया ग्रेविडेरम नहीं है, ये है आपके टेलेंजिएक्टेसिस। आपने देखा होगा कि स्किन पे कभी कभी जब ज़्यादा वेस्कुलराइजेशन होगा, और ये रेयरली होते हैं। क्या है? रेयरली देखने को मिलेंगे। एक तरीके से रेड आपको स्पॉट हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हम इनको टेलेंजियाइटिस के लिए क्या कह सकते हैं कि स्मॉल वेसल्स का एक तरीके से डायलेट होने के कारण यहाँ पर रेड टाइप से देखना वो कहलाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन 9% नॉर्मल सलाइन। तो यहाँ पर आपका जो 9% नॉर्मल सलाइन में कितना सोडियम होगा? 154 MEQ पर लीटर, 90 MEQ पर लीटर, 100 MEQ पर लीटर या फिर 9 MEQ पर लीटर, कितना होगा? तो होता है 154 MEQ पर लीटर। कितना? 154 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A and B आर द पेरेंट्स ऑफ C बट C इज़ नॉट द डॉटर ऑफ A हु इज़ C and A। तो यहाँ पर A और B के पेरेंट्स कौन है? C, लेकिन C है जो डॉटर नहीं है A की, तो C और A कौन है? ग्रैंडसन, सन, ब्रदर या फिर अंकल, क्या कहलाएंगे? तो इसमें अकॉर्डिंग टू मेरे तो सन होगा, लेकिन आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विथ मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। MgSO4 थेरेपी दी जा रही है तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एनीमिया होगा, यूरिन आउटपुट कम होगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा या फिर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगी। क्या देखने को मिलेगा? तो MgSO4 के कारण है जो यूरिन आउटपुट है जो कम हो सकती है। क्या होगी? कम हो सकती है। इसीलिए इसको हमें एडवर्स इफेक्ट के तौर पर, साइड इफेक्ट के तौर पर, एडवर्स इफेक्ट के तौर पर MgSO4 के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या होंगे यहाँ पर? डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। एल्डिहाइड टेस्ट फॉर नेपियर इज यूज्ड फॉर। तो जो एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर किसके लिए होगा? काला अजर,
मीजल्स, डेंगू या डिप्थीरिया के लिए, तो डिप्थीरिया के लिए तो कौन सा टेस्ट होता है? सिक टेस्ट होता है। डेंगू के लिए डायरेक्ट ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाएगा। कालाजार के लिए, किसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है ये? कालाजार के लिए। नेक्स्ट वन, वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर एंड स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्कार्डेड इन, तो जो लैब कल्चर की जो स्पेसिमेन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे? रेड, येलो, ब्लू या फिर ब्लैक में? किस में इनको डिस्कार्ड करते हैं? येलो में। लैब में कौन से कल्चर होंगे? या तो यूरिन होगा या आपका ब्लड सैंपल लिए गए होंगे, तो वो सब स्पेसिमेन किस में डिस्कार्ड करेंगे? येलो में। नेक्स्ट है नेग्री बॉडीज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेग्री बॉडीज किस में पाई जाती हैं? रेबीज, HIV, ट्यूबरक्लोसिस या फिर हर्पीज में? तो ये होती है रेबीज बॉडी। रेबीज में, किस में? रेबीज में। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है मेनली किस में? रेबीज में। और रेबीज कैसे होता है? इन्फेक्टेड डॉग या कैट के बाइट करने के कारण। यहाँ पर इसका एक क्लासिकल सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया। रेबीज वालों को पानी से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हाइड्रोफोबिया का मतलब वही है। तो नेग्री बॉडीज किस में देखने को मिलती हैं? रेबीज में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। ही इज़ ब्लैंक टू ब्लैंक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। अब जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ डिटरमाइंड टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। अकॉर्डिंग टू मेरे तो इसका आंसर यही होना चाहिए, डिटरमाइंड और अंडरटेक। क्या होगा? डिटरमाइंड और अंडरटेक। नेक्स्ट वन, व्हाट सप्लीमेंटल मेडिकेशन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्ड इन कंजक्शन विथ फ्रूसेमाइड। तो लेजिक्स के साथ में कौन सी मेडिकेशन दी जाती है? क्लोराइड, डिगॉक्सिन, पोटेशियम या फिर सोडियम? कौन सी मेडिकेशन दी जाती है? तो वो होगी यहाँ पर पोटेशियम। क्या है आपका? पोटेशियम। नेक्स्ट वन, which of the following sound will be heard during the first phase of Korsakoff sound। तो जो Korsakoff sound है तो पहला साउंड कौन सा होता है? डिसअपियरेंस ऑफ साउंड, फेंट क्लियर टैपिंग साउंड, मरमर और स्विसिंग साउंड या फिर सॉफ्ट मफलिंग साउंड? क्या होगा यहाँ पर? तो जो Korsakoff साउंड, फर्स्ट फेज ऑफ Korsakoff साउंड होगा फेंट क्लियर टैपिंग साउंड। कौन सा? फेंट एंड क्लियर टैपिंग साउंड, जब टैप कर रहे हैं उस दौरान। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, विच पॉइंट शुड नर्स एम्फेसाइज वाइल गिविंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ अंडरगोन स्टेपेक्टेक्टोमी फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में होता क्या है कि जो एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड है वो क्या होता है? हाई हो जाता है। अब स्टेपेक्टेक्टोमी की जा रही है तो यहाँ पर पेशेंट को क्या समझाया जाएगा? Ringing in the ears is common after surgery. Vertigo and dizziness are common. Hearing should return immediately after surgery या फिर excessive drainage is common after the surgery। क्या यहाँ पे आप अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे? हियरिंग है जो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी के तो नहीं, थोड़ा सा वेट किया जाएगा। ड्रेनेज तो होना ही नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इसीलिए स्टेपेक्टेक्टोमी की जा रही है। यहाँ पर वर्टिगो और डिजीनेस है जो कॉमन है यहाँ पर, थोड़ी है जो यहाँ पे हो सकती है। क्या? वर्टिगो और डिजीनेस। नेक्स्ट वन, कोपियस अमाउंट ऑफ फ्रूथी ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज वुड बी अ सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एक क्वेश्चन अभी ESIC UPSC एग्जाम में नर्सिंग में पूछा गया था, वहाँ पे वाइट सा इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्या है? कोपियस अमाउंट ऑफ फ्रूथी ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज। क्या है? ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज किसका सिम्टम है? कैंडिडियासिस का, गार्डनर ला वेजिनाइलिस या फिर वेजाइनाइटिस, गोनोरिया या फिर ट्राइकोमोनियासिस का। तो ग्रीनिश हो रहा है तो यह ट्राइकोमोनियासिस का। किसका? ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो यह ट्राइकोमोनियासिस का। क्लियर? ये जो यहाँ पे दिए कैंडिडा तो फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, इंदिरा आवास योजना इज मीन फॉर विच पॉपुलेशन। तो जो इंदिरा आवास योजना आई थी किस तरीके की जनता के लिए थी? सेमी अर्बन, रूरल, अर्बन या फिर अर्बन रूरल? किसके लिए थी इंदिरा आवास योजना? तो इंदिरा आवास की योजना स्टार्ट की गई थी रूरल पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए? रूरल पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन,
विच कमिटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी, तो कौन सी कमिटी को हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है? मुदलियार, भोर, करतार सिंह कमेटी या फिर श्रीवास्तव। ये सभी टाइप की कमेटी एग्जाम में आती हैं, स्पेशली जो 4 तो दी गई हैं इनमें से एक ना एक तो आती ही आती है। तो वो हो गई यहाँ पर मुदलियार कमेटी, जिसको हेल्थ सर्वे और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी क्या है? मुदलियार। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी होती है भोर। याद रखें, यहाँ पे प्लानिंग पूछा है तो वो क्या होगी आपकी? मुदलियार कमेटी। नेक्स्ट वन, द मोस्ट यूजफुल एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ नर्सिंग लिटरेचर। तो नर्सिंग लिटरेचर का मोस्ट यूजफुल एब्स्ट्रैक्ट क्या है? सिन्हाल इंडेक्स। क्या है? सिन्हाल इंडेक्स एग्जाम में बहुत आता है। यहाँ पे आपको इसका या तो फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है? सिन्हाल इंडेक्स का, या फिर फुल फॉर्म की जगह आपको क्या पूछ सकते हैं? इसका यूज पूछ सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स नर्सिंग में क्या है? सिन्हाल इंडेक्स। क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ। क्या है? क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, इंजेक्शन एंटी डी शुड बी गिवन टू द RH नेगेटिव मदर फॉलोइंग RH पॉजिटिव डिलीवरी विद इन। तो यहाँ पर ब्लड मिक्सड अप ना हो, इसके लिए एंटी डी जो दिया जाएगा RH नेगेटिव मदर को, यदि RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया है तो कितने घंटों के अंदर? तो ये दिया जाता है विदिन 72 घंटों के अंदर। कितने? विदिन 72 घंटों के अंदर। तो मैं बता दूं कि जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाह रहे हैं फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अभी बुक पर आपको बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है, और जो भी लोग बुक ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट पर उनको मेरी तरफ से एक और गिफ्ट अवेलेबल है। जिनका भी एग्ज़ाम है अपकमिंग टाइम में, उनके लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी लोग रेटिंग देते हैं स्पेशली उनके लिए आपको करना कुछ नहीं है। यदि आपने फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर की है मेडिकल एंड नर्सेज हब की, तो आप वहाँ पर आफ्टर दैट बुक रीड कीजिए। जब आपके पास डिलीवरी हो जाए, बुक आपको अच्छी लगती है तो आप रेटिंग दीजिए, और जो भी लोग रेटिंग देते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, राइस वाटर स्टूल इज द टिपिकल साइन ऑफ। तो राइस वाटर स्टूल किसका टिपिकल साइन है? और जो भी लोग एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया एम्स प्लस नॉरसेट के पेपर आपको ओनली 50 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। राइस वाटर स्टूल किसका टिपिकल साइन है? कोलेरा का, हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का, या फिर डिसेंट्री का? किसका होगा? राइस वाटर स्टूल किसका साइन है? कोलेरा का। हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन पूछे यदि तो, और कोलेरा का भी, तो क्या हो? तो कोलेरा का तो होता है गंदा खाना पीना, हेपेटाइटिस ए और ई का होता है फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे में जा सकता है, निडल प्रिक इंजरी से जा सकता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, इन ग्रामर द सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट इज। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है सेंटेंस कौन सा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि जो लोग यहाँ पर अपकमिंग RRB एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनको बता दूँ आपको नर्सिंग 70%, बाकी 30 जो नॉन नर्सिंग है वो इसी तरीके से आप क्वेश्चन है जो थोड़े थोड़े भी कवर करेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए सिंपल टेंस है बिल्कुल। राइजिंग होता तो आप यहाँ पे क्या बोल देते? कंटिन्यूअस, मतलब चलते जा रहा है, लेकिन ये सिंपल सा है तो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट नहीं है क्योंकि अभी रिसेंट की ही बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज, विच अमंग द फॉलोइंग गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजिडी। ये देखिए यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब? जो भोपाल में जो त्रासदी हुई थी वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का डिजास्टर हुआ था। क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो डिजास्टर हुआ था, जिसके कारण अभी भी उस टाइम पे 4000 से लेके 8000 लोगों का तक क्या हुआ था? डेथ हुई थी। 4000 से लेके 8000 लोगों की तक डेथ हो गई थी। और ये त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। और जो लोग उस एरिया में, भोपाल के जो मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है
वहाँ पर अभी भी जो उस एरिया में लोग रहते हैं, वहाँ जो बच्चे अभी भी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछे कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, तो वो हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984। गैस पूछे तो वो थी MIC गैस और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पर इसका रिसाव हुआ था, जिसके कारण मोर देन 8000 लोगों की तक जान चली गई थी और अभी भी वहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों के लिए बीमारी हैं जो सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, विच अमंग दी फॉलोइंग ड्रग कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। एक क्वेश्चन ने भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर एक कौन सी कैटेगरी की ड्रग है जिसके कारण बच्चे का कलर ग्रे टाइप का हो जाएगा? पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड या फिर क्लोरेम्फेनिकोल। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ग्रे बेबी सिंड्रोम होने का रीज़न क्या होता है? क्लोरेम्फेनिकोल। क्या है? क्लोरेम्फेनिकोल। ये एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है। क्या है? एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है और इसका जो रीज़न होता है कि क्लोरेम्फेनिकोल यदि लंबे टाइम तक एडमिनिस्टर की जा रही है या फिर एज ए एडवर्स रिएक्शन यदि क्लोरेम्फेनिकोल का हो जाए, तब बच्चे को हीमोडायनामिक कोलैप्स के साथ साथ बच्चे का जो कलर है बॉडी का, जैसे राख होती है, राख सब लोग आई होप जानते होंगे, ऐस जिसको बोलते हैं हम, उस कलर का बच्चे का है जो स्किन का कलर होने लगता है न्यूनेट्स का। इसी के लिए कहा जाता है क्या? ग्रे बेबी सिंड्रोम। यदि ब्लड में क्लोरेम्फेनिकोल का लेवल ज़्यादा हो जाए तब एक कंडीशन बच्चे को डेवलप होगी जिसको कहा जाता है क्या? ग्रे बेबी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द कॉमनेस्ट ल्यूकेमिया अमंग चिल्ड्रन इज। तो बच्चों में होने वाला कॉमन ल्यूकेमिया कौन सा है? ल्यूकेमिया दैट मीन्स ब्लड कैंसर। तो बच्चों की बात की जा रही है तो कौन सा होगा? एक्यूट लिम्फोसाइटिक, एक्यूट माइलोजीनियस, क्रोनिक माइलोजीनियस या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक। कौन सा है जो बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन ल्यूकेमिया है? तो वो होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्या है? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइट का मतलब क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स। क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स बोले दैट मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। थ्रोम्बोसाइट पूछे, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, क्लॉट, और क्या होंगी? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया बी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर। हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली कंजेनाइटल समस्या है। किसी को ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल के हो जाओ तब वो, ऐसा नहीं होता है। कंजेनाइटल ब्लड क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली समस्या है। अब यहाँ पर आपको पूछा है कि हीमोफीलिया बी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? जनरली 8 और 9 फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हीमोफीलिया बी की बात करें तब होगा फैक्टर नंबर 9। ये होगा रिस्पॉन्सिबल ए के लिए, इसके लिए ए के लिए। If a blood pressure recording is 120/80 mm of Hg, then the pulse pressure value। तो यहाँ पर पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब बीपी यहाँ पे नॉर्मल बताया गया है, क्या है? बीपी नॉर्मल है, तो पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पल्स प्रेशर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो अपर रीडिंग होती है उसमें से लोअर रीडिंग को माइनस कर देना। क्या है? अपर रीडिंग में से लोअर रीडिंग को माइनस करना, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब कि अपर रीडिंग और 120 माइनस डायस्टोलिक मतलब कि 80। जो पल्स प्रेशर निकल के आएगा वो कितना निकलेगा? 40। अब इस तरीके से आपको बीपी की रेंज कुछ भी दी जा सकती है या फिर डिफरेंटली दे देंगे कि सिस्टोलिक ए है, डायस्टोलिक ए है। अब आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इक्वल टू पल्स प्रेशर। नेक्स्ट इज ही शोड मच अफेक्शन मी व्हेन आई मेट हिम रिसेंटली। अब यहाँ पे फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर, टू, विथ या फिर टूवर्ड्स। क्या आपका आंसर होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा ही है, ही शोड मच अफेक्शन टू मी व्हेन आई मेट हिम डायरेक्टली। नेक्स्ट वन, रेस्क्यूअर शुड कंप्लीट हाउ मेनी साइकिल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ब्रीदिंग इन 2 मिनट। रेस्क्यूअर को कितनी साइकिल कंप्लीट करनी है 2 मिनट में? 3, 4, 5 या फिर 6? कितनी करेगा? कितनी साइकिल है जो कंप्लीट करनी है? तो वो होंगी टोटल यहाँ पर 5। कितनी होंगी?
5। नेक्स्ट है जीरो इंसिडेंस। जीरो इंसिडेंस का मतलब क्या होगा भाई? एलिमिनेशन ऑफ डिसीज, एरेडिकेशन ऑफ डिसीज, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन या फिर एरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जीरो इंसिडेंस का मतलब है कि कोई भी डिसीज़ को एलिमिनेट कर देना। क्या है? एलिमिनेट कर देना। और एलिमिनेशन ऑफ द डिसीज़ क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ द डिसीज़। एरेडिकेशन का मतलब तो है कि 2-3 साल होगा एक भी केस नहीं आया तब एरेडिकेट कहेंगे हम। एलिमिनेशन का मतलब है कि उस टाइम पे प्रेजेंट में कोई भी केसेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट वन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ वुल्मिया इज अ। वुल्मिया क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर। मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल क्या होगा यदि आपके पेशेंट को वुल्मिया डायग्नोस हुआ है तब? कंट्रोल ईटिंग इम्पल्सेस, ईट ओनली 3 meals a day, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन या फिर अवॉइड शॉपिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। क्या आप यहाँ पे है जो फाइंड आउट करेंगे? तो वुल्मिया की कंडीशन तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को चलते फिरते प्रॉब्लम हो जाए। एक तरीके से एंजाइटी या डर या स्ट्रेस के कारण आपने देखा होगा स्ट्रेस ईटिंग, आपने नाम सुना होगा नॉर्मल। वुल्मिया सबको पता नहीं होता है। स्ट्रेस में बहुत सारे लोग मूवीज़ वगैरह में तो आपने खूब देखा होगा केक उठा के खाने लगते, पेस्ट्री खाने लगते हैं। बट वुल्मिया नर्वोसा की कंडीशन में क्या होगा कि पर्सन एंजाइटी के कारण खाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक्शन पूछा है तो वो होगा कि आपको पता करना है सिचुएशन कब उसको इस तरीके से एंजाइटी हो रही है कि वो ये खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो एज अ नर्स आपको उसको 3 meals पर डे, ईटिंग इम्पल्सेस ये सब बताएंगे, लेकिन आपका जो इनिशियल गोल होगा स्टार्टिंग में, पहले तो जड़ पता करेंगे कि ये जो अचानक से इतना ज़्यादा वाइन ईटिंग क्यों कर रहे हैं। मतलब पहले आपको रूट कॉज पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है बटरफ्लाई रेसेस इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ। बटरफ्लाई रेसेस भी हमने बहुत पढ़े हैं। किसमें देखने को मिलेंगे? पैगेट्स, रूमेटॉइड, ऑस्टियोसार्कोमा या फिर लूपस एरिथ्रोमेटस। तो बटरफ्लाई रेसेस का मतलब है दोनों चीक्स के इधर, नोज के ऊपर, नेजल ब्रिज पे, फोरहेड पे, मोस्ट ऑफ दी दोनों चीक्स और नेजल ब्रिज पर है जो रेड कलर के रेसेस आने लगते हैं और ये होते हैं सीरस लूपस एरिथ्रोमेटस में। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, SLE भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं, लूपस एरिथ्रोमेटस या फिर SLE। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। एक क्वेश्चन भी आई थिंक राजस्थान एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, KB, बाइट या फिर निबल। क्या है सबसे छोटी? तो होती है बिट। क्या है? बिट, या जिसको आप बाइट भी, बिट है, देन आफ्टर बाइट। नेक्स्ट वन, फॉर अ क्लाइंट इन लेबर हु इज रिसीविंग पिटोसिन बाय IV infusion to stimulate uterine contraction, which assessment finding would indicate the infusion needs to be discontinued। यदि पिटोसिन दिया जा रहा है किसी लेबर वाले क्लाइंट को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, किसके लिए? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए यदि किसी क्लाइंट को पिटोसिन मतलब कि ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है तो आपका कौन सा असेसमेंट बताएगा कि जो IV रूट के थ्रू पिटोसिन दिया जा रहा है उसको हमें तुरंतली स्टॉप करना है? नीड डिसकंटिन्यू। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, एडिकेट रेस्टिंग टोन ऑफ द यूट्रस, फीटल हार्ट रेट ऑफ 90 beat per minute, 3 कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग विद इन 10 minutes पीरियड। कब आपको तुरंत स्टॉप करना है? तो IV पिटोसिन आप दे रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है 90 beat per minute आ रही है तो इसको आपको तुरंत स्टॉप करना है। बच्चे कोई रेस्पिरेटरी IDS की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, एक एज ए साइड इफेक्ट के तौर पे आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपको कब स्टॉप करना है? जब बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है, क्या है? फीटल हार्ट रेट है जो यहाँ पे क्या हो जाए? फीटल हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की समस्या डेवलप होने लगे, मतलब 90 से भी कम चली जाए पर मिनट से भी FHR, तो हमें क्या करना है उस टाइम पे? पिटोसिन को इमीडिएटली स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन प्रेग्नेंट वुमेन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही है, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है जो कॉमन देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मास्टाइटिस या फिर फिजियोलॉजिक एनीमिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में
सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोर में जो हम 5 चीज़ें चेक करते हैं, तो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम या फिर एवोल्यूशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। क्या होगा? तो फर्स्ट यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी हार्ट रेट। क्या होगी? हार्ट रेट। नेक्स्ट वन, A neonate of mother with diabetic is at risk for what complication? ये देखिए, भी हम बहुत पढ़ते हैं। यदि माँ डायबिटिक है तो जो बच्चा है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? एनीमिया होगा, नाइट्रोजन लॉस होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा या फिर थ्रोम्बोसिस होगा। तो यदि माँ डायबिटिक है तो जो अपकमिंग न्यूबॉर्न या नियोनेट है उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, या फिर लार्ज साइज का बच्चा हो सकता है, मैक्रोसोमिक बेबी हो सकता है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कोर्ट इंक्वायरी इन असर्शन द फैक्ट। इसमें भी आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। फॉर ऑफ अबाउट ऑन क्या आएगा यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे आपका आएगा ऑफ। गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू असर्शन द फैक्ट्स। नेक्स्ट आपको ड्रग कैलकुलेट करना है। ये मैं आप पे है जो क्वेश्चन को छोड़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 67, क्योंकि यदि यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर तो बता देती हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझा देती हूँ कि कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू 20 यूनिट पर आवर के हिसाब से देना है क्या? इंसुलिन। अब यहाँ पर सॉल्यूशन है 250 ml NS है, 100 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन है। तो यहाँ पर इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू कितना ml कितने घंटे में डिलीवर होगा, कितने ml पर आवर के हिसाब से डिलीवर होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका इन दो में से आंसर होगा 45 और 50 में से। क्या है? 45 और 50 में से। नेक्स्ट वन, इमीडिएटली आफ्टर बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड अ पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट अपीयर्स काम एंड कंट्रोल। दिस बिहेवियर इंडिकेट विच डिफेंस मैकेनिज्म। यदि कोई सेक्सुअली असॉल्टेड पर्सन आपके ER डिपार्टमेंट में आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो वो काम है वो कंट्रोल्ड है। तो किस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है? प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रेशनलाइजेशन या फिर डिनाइल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पर्सन सेक्सुअली असॉल्टेड है। अब यहाँ पर यदि वो ER डिपार्टमेंट लाया जाता है तो कूल एंड काम है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब वो इस तरीके से शो कर रहा है तो डिनाई कर रहा है। डिनाई करना मतलब कि वो उस चीज़ को मान ही नहीं रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। नेक्स्ट वन, मल्टीपल P waves एंड लेस नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स विथ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ P waves टू QRS कॉम्प्लेक्स ऑन ECG। तो जो लोग नॉरसेट का पेपर दे रहे हो उनको ECG स्ट्रिप्स बना के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो ECG स्ट्रिप्स से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये आएंगे कि किस तरीके की ECG यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक का। किसका? यदि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट वन, अ मेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द सब्सटेंस अब्यूज यूनिट फॉर अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नर्सिंग ऑफिसर मोस्ट लाइकली टू एडमिनिस्टर रिड्यूस द सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रावल। यदि आपके यहाँ पे कोई मेल क्लाइंट एडमिट किया गया है अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अब यहाँ पर उसमें विड्रावल सिम्टम हो रहे हैं। विड्रावल का मतलब आप जो चीज़ खाते पीते हैं उसको सडनली स्टॉप करवा दिया जाए, वही अल्कोहल वाले के साथ होगा। उसकी दारू है जो सडनली स्टॉप कर दी जाए। तो यहाँ पर उन विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे आप? हेलोपेरिडोल, MgSO4, क्लोरडाइजेप ऑक्साइड या फिर नैलोक्सोन। कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे आप देंगे? यहाँ पे आपने डाइसल्फाम पढ़ी है कि अल्कोहल डिट्रेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर सबको पता है कि जब सडनली किसी की भी शराब छुड़वा दो तो उसका शरीर है जो क्या करेगा? साइड इफ़ेक्ट शो करेगा। वो साइड इफ़ेक्ट कहलाते हैं क्या? विड्रावल सिम्टम। अब यहाँ पर जो क्लोरडाइजेप ऑक्साइड है ये एंजाइटी को ट्रीट करने वाली ड्रग है। किसको? एंजाइटी को ट्रीट करने वाली ड्रग है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल अल्कोहल विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने में भी किया जाता है।
और एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। क्या है क्लोरोडाइजेपॉक्साइड? अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 154 और 151 मेडिकेशन पर जो इमीडिएट इफेक्ट से वैन लगाया है, मतलब कि न बनेगी न बिकेंगी, मार्केट में भी नहीं आएंगी। कुछ उसमें ऐसी ड्रग हैं जो कॉमनली लोग हैं जो यूज़ करते हैं, तो आपको एक बार उनके लिए पढ़ना है। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम वॉज फर्स्ट लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इन विच प्लेस? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम को लॉन्च कब किया, कहाँ पे किया गया था? त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, रांची या फिर न्यू दिल्ली में? कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी रांची से, झारखंड के रांची से। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द आइडियल स्टोरेज कंडीशन फॉर कल्चर मीडिया? तो जो कल्चर यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं उनके लिए एक आइडियल स्टोरेज क्या है? वार्म, ह्यूमिड, कूल, रूम टेम्परेचर, कूल, ड्राई, कूल एंड डार्क। कल्चर मीडिया के में किया क्या जाता है कि पता किया जाएगा कि यूरिन में या ब्लड में किस तरीके के बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से हो रही है। तो उनके लिए क्या चाहिए पड़ता है? ठंडा वातावरण। कैसा होना चाहिए? ठंडा और डार्क। नेक्स्ट वन, मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बच्चों में IM इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं? बच्चों में IM इंजेक्शन दिए जाते हैं वास्टस लैटरलिस मसल्स में। कहाँ पे? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। विटामिन K, हेपेटाइटिस B और जितनी भी पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो सब कैसे दी जाती हैं? IM। और कौन सी मसल अपनाई जाती है, प्रेफर की जाती है? तो वो होती है वास्टस लैटरलिस मसल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज टू चेक विजन ऑफ अ पेशेंट? तो विजन चेक करने के लिए कौन सा चार्ट यूज़ किया था? स्नेलन, जियांट, हेलन या फिर आई? ये भी बहुत ईजी है। तो विजन के लिए, विजन इक्विटी पता करने के लिए स्नेलन चार्ट है जो यूज़ किया जाता है। यदि कलर ब्लाइंडनेस है, कलर के बीच का डिफरेंस नहीं शो हो रहा है, तब किया जाता है इस्तेहारा चार्ट। कौन सा? इस्तेहारा चार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर कोलैप्सिंग पल्स? तो कोलैप्सिंग पल्स के लिए क्या वर्ड अपनाया जाएगा? बाउंडिंग, वाटर हैमर, पल्सस एल्ट्रोनस या फिर बाइजेमिनल पल्स? जो टर्म यूज़ किया जाता है कोलैप्सिंग पल्स के लिए वो होगा आपका वाटर हैमर पल्स। क्या होगा? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट है, सी इज़ अ गुड लर्निंग लैंग्वेज? तो किसके लिए है वो? अच्छी किस काम में है? सी इज़ गुड एट लर्निंग लैंग्वेज। क्या? गुड एट लर्निंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिलेशन टू वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी? जो वर्जीनिया हेंडरसन की थ्योरी है अकॉर्डिंग टू दैट उसके सही क्या है? 14 बेसिक नीड, 8 नर्सिंग इंटरवेंशन, 14 एथिकल प्रिंसिपल या फिर A एंड B? जो वर्जीनिया हेंडरसन है, मैनेजमेंट में पढ़ा है हमने, इनको साइकोलॉजी में भी पढ़ा है। वर्जीनिया हेंडरसन के अकॉर्डिंग जो 14 बेसिक नीड्स हैं यहाँ पे वो कैलकुलेट की गई हैं। क्या है? 14 बेसिक नीड्स। नेक्स्ट इज ड्यूक्स क्राइटेरिया इज यूज फॉर डायग्नोज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ड्यूक्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज किया जाता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, लूपस या फिर सिंडरोम कोरिया? किसके लिए यूज किया जाता है ड्यूक क्राइटेरिया? ये इस्तेमाल होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। किसमें? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मेनली यूज किस में किया जाता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। सर्जरी के पहले इसके थ्रू है जो चेक किया जाएगा। Which Greek philosopher believed that knowledge is acquired through learning and experience? कौन से ग्रीक फिलोसफर के द्वारा है जो यहाँ पे कहा गया है कि लर्निंग क्या है? कि जो नॉलेज है वो किससे मिलेगा आपको? लर्निंग और एक्सपीरियंस से, सीखने और आपके एक्सपीरियंस से। तो वो कहा था एरिस्टोटल ने। किसने? एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने पढ़ा है, जो मेंडल ने मटर पे अपना क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। वो है यहाँ पर PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या है? फिनाइल कीटो यूरिया और PKU। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। वो कहा गया था कि ऑल चिल्ड्रंस जो 2 साल की एज ग्रुप के फुली इम्यूनाइजेशन है जो कवरेज अचीव करना है।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो इनमें से थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करती है? इमोशन, ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म या फिर एंगर। सबको पता होगा भाई थायराइड कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म। IQ रेंज विथ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड होता है। तो यहाँ पर मॉडरेट MR के लिए रेंज क्या होगी? 35 to 54, ये होती है 35 to 54। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्या है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। द हाइएस्ट फॉस्फोलिपिड कंटेंट इज फाउंड इन। तो हाइएस्ट फॉस्फोलिपिड कंटेंट क्या है? VLDL, HDL, LDL या फिर क्लोरोमाइक्रॉन्स। कौन से होंगे? तो होते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस हाई पिच्ड स्क्वीजिंग और म्यूजिकल साउंड कॉज्ड बाय रैपिड वाइब्रेशन ऑफ ब्रोंकियल वॉल इज टर्म्ड एज। कंटिन्यूअस हाई पिच साउंड हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है? जैसे सीटियाँ बज रही हों। वीजिंग है, स्ट्रॉइडर, क्रैकल्स या फिर रौंचा, ये कौन सा साउंड होगा? तो ये कहलाता है वीजिंग साउंड। कौन सा? वीजिंग साउंड, घंटी बजने टाइप का। और ये जो वीजिंग साउंड है क्लासिकल साइन किसका होता है? अस्थमा वाले पेशेंट का। किसके लिए? अस्थमा वाले पर्सन के लिए। अगले क्वेश्चन में है कि यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन चूज करना है। द आर्टिस्ट इज क्वाइट पॉपुलर, कहाँ पे होगा? इनमें, अमंग, इन, बिटवीन या इनटू। कहाँ पे होगा आर्टिस्ट पॉपुलर? ये होता है अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज Mr. Lal is entered in oncology ward with diagnosis of lung cancer. On evaluation, it is found that his tumor size is less than 3 centimeter with invasion of lymph node on same side of the chest. What is the stage of his lung cancer as per the TNM staging system? तो जो TNM का जो कैंसर के लिए क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट, तो यदि जो ट्यूमर साइज है लेस देन 3 सेंटीमीटर की और लिम्फ नोड और चेस्ट साइड में फैल गया है तो ये कौन सी स्टेज का होगा? स्टेज 2A, स्टेज 2B, स्टेज 3A या फिर स्टेज 3B। क्या आपका सही आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा स्टेज 2A। TNM क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है स्टेज 2A। स्टेजिंग कैंसर होगा, जो TNM स्टेजिंग सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू दैट इसके T0 होगा, फिर T1, T2, T3, T4, फिर N1 और M1। मतलब M1 आ जाए मतलब कि मेटास्टेसिस बहुत फास्ट तरीके से पूरी बॉडी में फैल रहा है। यदि यहाँ पे शुरुआत होती है किससे? T0 से। किससे होगी? T0 से यदि ये होती है मतलब यहाँ पर ट्यूमर के कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि टी इज आ जाए मतलब कार्सिनोमा इन सिटू। आपने पैथोलॉजी की एक बुक में पढ़े हैं पूरा TNM स्टेजिंग। यदि T2 आ जाए, यहाँ पर देखिए स्टेज 2A की बात की जा रही है मतलब कि सेकंड में पहुँच गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से जो ऑर्गन है अफेक्ट होंगे? तो यहाँ पर आपका ब्रोंकस से विदाउट कैरिना, कैरिना एक जो पार्ट होता है यहाँ पे देखिए कहा है कि सेम साइड ऑफ द चेस्ट में जो ट्यूमर की साइज मिली है लेस देन 3 सेंटीमीटर है। क्या है? लेस देन 3 सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेम साइड में। लेकिन यहाँ पर जब ये चेस्ट के सेम साइड में है तो ये लंग कैंसर की जो स्टेज यहाँ पर डायग्नोस की जाएगी कि यहाँ पर विसरल प्लूरा में तो इन्वेजन हो ही गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका करीना है जहाँ से ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड होती है उस पार्ट को क्या है यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर पाया है। तो ये होगी आपकी स्टेज 2A। क्या होगी? स्टेज 2A। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज सफरिंग विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। आपको TNM स्टेजिंग इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए सेपरेट आज ही आपको इवनिंग में TNM क्लासिफिकेशन पढ़ा देंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज ही 10 मिनट के एक सेपरेट वीडियो है जो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अ पेशेंट इज सफरिंग विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। यदि मरीज को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो रही है तो आपको एज अ नर्स है जो क्या आप मॉनिटर करेंगे कि किस विटामिन की कमी से हो सकती है? A,
B12 E या फिर K? कौन से विटामिन की कमी से मरीज में आपके कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, तो ये होती है B12 की कमी से। किसके कारण? B12 की कमी से। B12 है जो मोस्ट ऑफ दी, यदि हम बात करें तो मिलता किस में है सबसे ज़्यादा? नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें B12 की कमी रेयर देखने को मिलेगी कंपेयर टू वेजिटेरियन के, क्योंकि इसका जो सोर्स है मेनली वही होगा। नेक्स्ट वन, वाइल प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शंस टू अ पेशेंट सफरिंग विद डायबिटिकुलाइटिस द नर्स आस्क द पेशेंट टू ईट। यदि डायबिटिकुलाइटिस वाला मरीज आपको मिल जाए, क्या है, डायबिटिकुलाइटिस वाला पेशेंट आपको मिल जाए, तो यहाँ पर उसकी डाइट में आप क्या करने के लिए कहेंगे? हाई रेसिड्यू डाइट, लो रेसिड्यू डाइट, हाई फैटी डाइट या फिर A एंड C? तो यहाँ पर आप उसकी डाइट को लो रेसिड्यूअल डाइट में कंसीडर करेंगे। किसमें? लो रेसिड्यूअल डाइट में। डायबिटिकुलाइटिस में होता क्या है कि एक तरीके से जो इंटेस्टाइन है, क्या है? इंटेस्टाइन है। डायबिटिकुलाइटिस में उनमें एक तरीके से क्या बन जाते हैं? स्मॉल पाउच टाइप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पाउच बनेंगे, तो वहाँ पर रेडनेस होगी, स्वेलिंग टाइप भी होगी। तो इसके कारण यहाँ पे पेशेंट को डाइट दी जाएगी, कैसी होगी? हाई रेसिड्यूअल डाइट। नेक्स्ट वन, मेजर ऑर्गन कैन अफेक्टेड बाय अनट्रीटेड सिफिलिस। यदि सिफिलिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, सिफिलिस ट्रिप्नोमा पैलिडियम से होने वाला एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यदि इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो क्या होने के चांसेस होंगे? कौन सी ऑर्गन अफेक्ट होंगे? हार्ट, ब्रेन, लिवर या फिर बोथ A एंड B? तो यदि यहाँ पर सिफिलिस को अनट्रीटेड छोड़ देंगे हम, तो हार्ट और ब्रेन दोनों अफेक्ट हो जाएंगे। क्या है? दोनों अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट वन, हु रोट द बुक शक्ति के शांति? शक्ति के शांति बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मोदी जी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। क्या है? शक्ति के शांति एक फेमस बुक है, लिखी थी नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट वन इज बबिंस्की रिस्पॉन्स यूजुअली डेवलप्स विथ डैमेज इन। बबिंस्की रिफ्लेक्स है जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है, किसमें देखने को मिलेंगे? क्या डैमेज होगा तब? अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर सेरिबेलर या फिर थैलेमस? किसके डैमेज होने के कारण बबिंस्की रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा? तो वो होगा अपर मोटर न्यूरॉन। क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ प्टोसिस सजेस्ट डैमेज टू विच क्रेनियल नर्व। प्टोसिस का मतलब क्या होता है? ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स। आँखें हैं जो आपकी नीचे को लटकी हुई टाइप रहेंगी, और ये होंगी जब आँखों की नर्व में प्रॉब्लम होगी। वो नर्व कौन सी है? तीसरे नंबर की। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द करेंट रिकमेंडेशन ऑन व्हेन टू स्टार्ट ART? जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, यहाँ पर करेंट रिसेंट में रिकमेंडेशन क्या है? जब CD4 लेस देन 200 हो, लेस देन 300, लेस देन 500 या फिर ऑल पॉजिटिव पेशेंट रेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट। तो ART ड्रग है जो किसके लिए दी जाती है? HIV एड्स के ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव पेशेंट है वो CD4 सेल काउंट को लेके, तो यहाँ पर इतनी इन सेल से कम है तो उनको स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट हैज़ टेकन एन ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन। यदि CD4 सेल काउंट की वो पूछें तो सबसे जो यहाँ पर वैल्यू पूछें तो लेस देन 200 तक आ जाती है। कितनी? लेस देन 200 तक। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट हैज़ टेकन एन ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ नर्स मोस्ट क्लोजली मॉनिटर फॉर ड्यूरिंग एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। यहाँ पे मरीज ने एस्प्रिन का ओवरडोज ले लिया है, तो यहाँ पर आप उसको क्या मॉनिटर करेंगे? ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, पार्किंसन डिसीज टाइप सिम्टम, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस? आपकी जो प्रायोरिटी होगी यहाँ पर वो होगी पार्किंसन जैसे लक्षण दिखाई देना। क्या है? एस्प्रिन यदि ओवरडोज हो जाए, क्या है? एस्प्रिन यदि ओवरडोज हो जाए तो मरीज को है जो थोड़ा हेडेक टाइप का भी फील होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, BP भी आपका लो हो सकता है। तो इस तरीके के सिम्टम होंगे जैसे पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम होंगे। तो यहाँ पर वही है कि काइंड ऑफ पार्किंसन डिसीज़ जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है RBC का जीवन काल, तो 120 दिन होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि ये कम हो जाए तब प्रॉब्लम होती है। तो RBC का जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है? 120 दिन का।
बाइकार्बोनेट इज लॉस्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमारे शरीर से बाइकार्बोनेट का लॉस कब होता है? डायरिया में, वॉमिटिंग में, डाययूरेसिस या फिर डायपोरेसिस में, किस में होगा? बाइकार्बोनेट हमारे शरीर से लॉस होते हैं डायरिया के केस में, किसमें? डायरिया में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट। रिसर्च का क्वेश्चन है तो वो चाई स्क्वायर टेस्ट। ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और ये भी ऑफिशियल पेपर ही है। नेक्स्ट, टीना हैज़ पोटेशियम लेवल 6.5 MEQ पर लीटर। व्हाट इज़ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड नर्सिंग ऑफिसर एंटीसिपेट। तो यदि यहाँ पर क्या है, पोटेशियम लेवल कितना हो गया है? 6.5 है, जो 6.5 हो गया है तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा मरीज को? कैक्सिलेट, कैल्शियम ग्लूकानेट, सोडियम टैबलेट्स या फिर पोटेशियम सप्लीमेंट। तो जो पोटेशियम लेवल होता है हमारे ब्लड सीरम का वो होता है 3.5 to 5.2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है तो इसको बॉडी से कम करना है, तब दिया जाता है कैक्सिलेट। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही एक सीरीज़ में पढ़ाया था। तो यदि 6.5 MEQ पर लीटर है पोटेशियम लेवल, तब कैक्सिलेट जो कि पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट है, बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। लास्ट है सिनोनिम्स पहचानना है आइसोलेट का। कन्फाइन, इनकॉर्पोरेट, इंटीग्रेट या फिर मिंगल। तो यहाँ पर आइसोलेट का सिनोनिम्स होगा कन्फाइन। तो ये था ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। जिन्होंने भी ये क्लास में पेपर देखा बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा बाद में देख लीजिए। और जो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट बताया वो आपको ज़रूर अवेलेबल होगा। तो जो लोग यदि फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर करते हैं तो यदि आप वहाँ पे जो भी रेटिंग देते हैं, आफ्टर दैट उस रेटिंग के आपको ओनली स्क्रीनशॉट भेजना है, मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। देन आफ्टर आपको गिफ्ट है जो अवेलेबल करवाया जाएगा। गिफ्ट आपके स्टडी मटेरियल से रिलेट करते हुए रहेंगे। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं अभी, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको ऑफर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।